ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक और क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के साथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 48% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में गिरावट आ चुकी है, जबकि प्रॉफिट का अमाउंट 235 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में हालांकि बढ़त देखने को मिली 24% की। नेट इंटरेस्ट इनकम्स की बात करें तो 9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट इनकम्स में हमें बढ़त देखने को मिली। डिटेल रिपोर्ट में हम देख सकते हैं दोस्तों कि रेवेन्यू और अर्निंग बिफोर आईटीडीए में तो हमें बढ़त देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में 27% और क्यू ऑन क्यू बेसिस में 7% के आसपास, जबकि अर्निंग बिफोर आईटीडीए में 8% की वाई ऑन वाई पे और क्यू ऑन क्यू पे 1.47% की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में कंपनी पीछे रह जा रही है अपने क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी। ये जानने के लिए कि क्या इसके पीछे कोई एक्सेप्शनल आइटम है, हम इनकी डिटेल रिपोर्ट में चलते हैं। तो दोस्तों पी&एल स्टेटमेंट को देखते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कोई भी एक्सेप्शनल आइटम कंपनी ने इस क्वार्टर में नहीं अपने पी&एल स्टेटमेंट में जोड़ रखा है। यानी कि जो प्रॉफिट की कमी है, फिलहाल जो नेगेटिव सेंटिमेंट हमें नेट प्रॉफिट की ग्रोथ में देखने को मिल रहा है, वो एक्चुअली नॉर्मल प्रोसेसेस के साथ ही हुआ है। कोई ऐसा एक्सेप्शनल आइटम नहीं जिसको इग्नोर किया जा सके। साथ ही साथ अगर हम प्रोविजंस की बात करें दोस्तों, तो लगातार हमें प्रोविजंस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 207 करोड़ रुपए थे, इस साल बढ़ करके 646 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो काफी अच्छी बढ़त हमें प्रोविजंस और कंटिजेंसीज में भी देखने को मिल रही है। इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो लाइफ टाइम में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 9 गुना यानी 880% का रिटर्न बना के दिया है। जबकि पिछले 5 सालों में हम देख सकते हैं कि कुछ खास अच्छे रिटर्न कंपनी नहीं बना पाई है। सिर्फ 6% के आसपास का रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में दिया है। जबकि अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 37% के आसपास रिटर्न 1 साल में बना के दिए हैं इसने अपने पिछले साल के इन्वेस्टर्स को। लेकिन दोस्तों 6 महीने से हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में वो जो तेजी है वो नहीं देखने को मिल रही है। 4% का ही ग्रोथ पिछले 6 महीने में मिला है और पिछले 5 दिनों से तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि जो इंटरनेशनल वॉरफेयर की कंडीशंस है उनकी वजह से पूरा मार्केट ही हमें डाउनवर्ड सेंटिमेंट में दिख रहा है। तो इसके साथ भी वही कंडीशन है। फाइनेंशियल रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं दोस्तों, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, मिला-जुला सा मामला है। तो कोई डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचना अभी मुश्किल है कि इसमें हमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरफ प्रॉफिट्स में हमें कमी आती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ प्रोविजंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मिला-जुला सा एक मामला है। इसलिए यहाँ से फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति। चलते हैं अगली अगली खबर दोस्तों उस कंपनी के बारे में है जिसका परिचय तो बिल्कुल ही देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों, आप सब इससे पहले से परिचित हैं। बिलियनियर मुकेश अंबानी की द्वारा चलाई जा रही ये कंपनी है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। हर क्वार्टर की तरह रिलायंस अपने रिजल्ट्स तभी जारी करती है जब फ्राइडे का दिन हो और मार्केट बंद हो चुका हो। इस क्वार्टर भी ऐसा ही हुआ है। हम देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें 27% की बढ़त नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है, जबकि नेट प्रॉफिट का एक्चुअल अमाउंट 17,394 करोड़ रुपए का रहा। डिटेल रिपोर्ट के लिए दोस्तों एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में हर तरफ ग्रीनरी ही दिखाई दे रही है। एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू में भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% की बढ़त करके दिखाई है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% की बढ़त करके दिखाई है। अर्निंग बिफोर आईटीडीए में भी दोस्तों 31% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जबकि 7.5% की बढ़त देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट्स में भी हमें 27% की बढ़त वो वाली जो आर्टिकल्स में दिखाई गई थी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ 9% की बढ़त हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखने को मिल रही है। ओवरऑल ग्रीन सेंटिमेंट है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है ही नहीं। इनका परफॉर्मेंस आज हमारे पास रिपोर्ट्स के रूप में सामने है। लेकिन इससे पहले कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई एक और खबर। रिलायंस जियो ने सैटेलाइट के जरिए गीगाबाइट इंटरनेट को इंडिया में लॉन्च करने के लिए अपना पहला डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है। यानी कि उन्होंने एक तरीके से एक कह सकते हैं कि एक दिखावा कर दिया है कि किस तरीके से सैटेलाइट के जरिए वो भारत में 5G इंटरनेट को चलाने की सुविधाएं जनता को दे सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें दोस्तों कि कुछ समय पहले दुनिया की एक टेक इनोवेटर मिस्टर इलॉन मस्क ने भारत में अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को, जिसमें वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं सैटेलाइट्स के जरिए, लॉन्च करने की एक इच्छा जाहिर की थी। हालांकि वो अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं कर पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कंपटीशन की आशंका में रिलायंस जियो ने भी अपने सैटेलाइट के जरिए डायरेक्ट ग्राहकों को इंटरनेट प्रोवाइड करने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। इससे हमें आने वाले भविष्य में रिलायंस जियो के न सिर्फ बिजनेस में बढ़त देखने को मिलेगी, बल्कि उनके प्रॉफिट में भी, साथ ही साथ हमें इंटरनेट प्रोवाइडर्स को मिलने वाली सुविधाओं में भी कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।
इसी कड़ी में दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि जियो ने अपने एयर फाइबर को भी लॉन्च कर दिया है। सितंबर के महीने में ये एयर फाइबर लॉन्च हुआ था जिससे कि कंज्यूमर्स को वायरलेसली 5G की सेवाएँ अपने घर पे एक राउटर के ज़रिए उपलब्ध कराएँगे रिलायंस जियो। तो इस तरीके से अभी एक सर्विस उन्होंने दी थी, स्टार्ट ही की थी 5G की और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। उससे भी आगे बढ़ रहे हैं सैटेलाइट के ज़रिए डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अच्छी इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की तरफ। इसके साथ ही उन्होंने एक जियो भारत फ़ोन भी लॉन्च कर दिया है ताकि जो कम पैसे में स्मार्टफ़ोन्स का इस्तेमाल करने के लिए आम जनता को वो उत्साहित कर सकें। इस तरीके से दोस्तों हर वर्ग के लिए उनके पास एक फ़ैसिलिटीज़ हैं, हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड और मीडियम स्पीड इंटरनेट यूज़र्स के लिए। एक तरीके से इंटरनेट की दुनिया पर पूरी तरीके से छा जाना चाहते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। ये देखने वाली बात होगी कि बाज़ार आगे इनको किस तरह से इनके इनके रिवॉर्ड्स देता है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों रिलायंस पीछे हटने का नाम तो नहीं लेने को नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में इनके बिज़नेस में बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होने से पहले स्टॉक में 1.78% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक ₹2266 पर ट्रेड करता हुआ क्लोज हुआ। अगर बात करें दोस्तों 5 सालों के परफॉर्मेंस की तो आप पहले से ही जानते होंगे कंपनी ने 112% के रिटर्न्स यानी डबल के आसपास अपने इन्वेस्टर्स को करके दिए हैं जो कि हमारे अच्छी कंपनीज के स्केल पे सही आता है यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले 1 सालों की अगर बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। 11% के आसपास एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बड़ी कंपनीज में ये करेक्शंस आते रहते हैं। जब फिर तेजी आती है तो बड़ी अच्छी मैग्नीट्यूड में आती है। फास्ट वो तेजी देखने को मिलती है। जैसे कि अभी ये जो एक्सपेंशन के प्लान्स किए जा रहे हैं अगर ये एग्ज़ीक्यूट होते हैं और मार्केट में इनको पब्लिक में इनको सराहना मिलती है और उस हिसाब से रिटर्न्स मिलते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमें इनके प्रॉफिट्स में वो चीज़ दिखाई देगी। बात करते हैं दोस्तों मार्केट कैप की तो 15 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये एक भयंकर विशालकाय कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की और साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे बिज़नेसेस हैं। आप पहले से उनके बारे में जानते होंगे। मार्केट के पीई जो कि 13 का था उसके सामने कंपनी का पीई 23 का है यानी मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रही है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है यानी कि कंपनी की जो डेब्ट्स हैं वो इनकी इक्विटी से कम है। ओवरऑल कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि कोई बड़ा खतरा निकट भविष्य में इनके इन्वेस्टर्स या उनके पैसे पर बनता हुआ दिखाई दे। बात करें दोस्तों रेवेन्यू के रिपोर्ट्स की तो हम देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज़ में हमें एक कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। कोविड के बाद के 1 साल में एक थोड़ी-सी गिरावट तो आई थी, लेकिन फिर कंपनी ने रिकवर भी कर लिया और अच्छी ग्रोथ भी करके दिखाई है। बात करते हैं प्रॉफिट्स की दोस्तों, तो प्रॉफिट्स में भी हमें लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ पिछले 5 सालों में होती हुई दिखाई दे रही है और इससे ज़्यादा क्या कहने की ज़रूरत है दोस्तों, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जगह देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पे और आप यहाँ पर एक चीज़ को गौर कीजिएगा इस जगह को, ये जगह मार्च-अप्रैल 2022 की जगह है और साथ ही में ये जगह मार्च-अप्रैल 2023 की जगह है। हम देख सकते हैं कि अप्रैल 2022 में भी और अप्रैल 2023 में भी स्टॉक अपने इसी सपोर्ट के आस-पास आया था, जो कि हमारे चार्ट में आप देख सकते हैं कि ₹2200 से लेकर के 2217-20 रुपए तक के बीच में है। तो ये एक ऐसा सपोर्ट ज़ोन है दोस्तों जहाँ पे स्टॉक 2 बार आ चुका है अप्रैल में और यहीं से फिर हमें इसमें बाउंस बैक दिखाई देता है। तो इस बाउंस बैक की उम्मीद तीसरी बार भी की जा सकती है, अच्छे रिजल्ट्स को देख करके। हो सकता है यहाँ से स्टॉक फिर से हमें ऊपर बढ़ता हुआ मिले और निकट भविष्य में हम इसमें पिछले बार के हाईज़ से भी ज़्यादा बड़े हाईज़ लगते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमें मिस्टर अंबानी के बयानों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत ही बड़े और एक्सपेंसिव दिखाई दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो सपोर्ट है, ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट साबित हो सकता है। यहाँ से अगर मार्केट में हमें ग्रोथ देखने को मिली, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये कहीं बहुत पीछे छूट जाए। हालाँकि दोस्तों, ये सिर्फ़ स्पेकुलेशन है, बयानों पर बिज़नेस नहीं चलते। आने वाला समय बताएगा कि ये बिज़नेस उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाता है कि नहीं, जिसके बारे में फ़िलहाल इनके प्रमोटर्स बात कर रहे हैं। लेकिन रिज़ल्ट्स की बात करें और एक्सपेक्टेशंस की बात करें दोस्तों, तो एक छोटी बहुत सपोर्ट पर इन्वेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी बनती तो दिखाई दे रही है। फिलहाल ट्रेड लेना ना लेना आपका अपना डिसीजन है दोस्तों। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जानकारी हमने आपको दे दी है, रिस्क आपका है, हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। रिलायंस के रिटेल सेक्टर से भी जुड़ी हुई रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं दोस्तों। हालाँकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में सारी चीज़ें इंक्लूसिव हैं, लेकिन रिटेल सेक्टर की परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो ग्रोसरी और फैशन और लाइफ़स्टाइल के बिज़नेस में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिला है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंपनी की परफॉर्मेंस फेस्टिव सीज़न के बावजूद थोड़ी बहुत गिरावट में देखने को मिली। हालाँकि जो बाकी सेक्टर्स हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ही रहा।
साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि फुटफॉल्स यानी कि जो रिलायंस के जियो के रिटेल स्टोर्स में जो लोगों का आवाजाही है, उसको फुटफॉल कहते हैं। एक व्यक्ति के आने को एक फुटफॉल माना जाता है। तो उसमें 260 मिलियन के आसपास का एक बढ़त देखने को मिल रहा है, जो कि 40% से बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल रिटेल सेक्टर में भी हमें अच्छी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ रिलायंस के ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमें बढ़त देखने को मिली है। थोड़ा-सा रेवेन्यू में जंप आया है, क्योंकि गैस और ऑयल का प्रोडक्शन और सप्लाई इनकी बढ़ चुकी है पिछले कुछ। अगली खबर में दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीएल से भी हमारे पास क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। और अगर हम ईबिटडा को देखें यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को, तो स्टैंड अलोन बेसिस पे हमें 23-24 में क्वार्टर 2 के लिए वो 13,680 करोड़ रुपए पर दिखाई देती है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1,991 करोड़ रुपए ही थी। यानी कि बड़ी जबरदस्त ग्रोथ हमें ईबिटडा में देखने को मिल रही है। डिटेल रिपोर्ट के लिए दोस्तों चलते हैं एक्सेल शीट पर। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल शीट पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। और वो कहाँ से दिखाई दे रही है दोस्तों? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, जबकि उसको पूरा रिकवर करके प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। तो 1051% की ग्रोथ कहीं न कहीं प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी 1051% की रिकवरी की वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने की गुंजाइश तो काफ़ी हद तक बन रही है बीपीसीएल में। हालाँकि हम ईबिटडा को अगर देखें तो ईबिटडा में भी हमें 814% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया था। लेकिन दोस्तों अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो 18% की गिरावट हमें ईबिटडा में दिख रही है। नेट प्रॉफिट में 21% की गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ रेवेन्यू में भी 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो तीनों ही चीज़ों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट है, जबकि ईबिटडा और नेट प्रॉफिट में हमें अच्छी, बहुत ही फास्ट, ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों क्या इसकी वजह से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है कि नहीं? ये दोस्तों देखने वाली बात होगी, क्योंकि रिपोर्ट मिली-जुली है। तो समय ही बताएगा दोस्तों इसमें आगे क्या होगा। फिलहाल पेट्रोलियम सेक्टर की अगर बात करें तो पेट्रोल के दाम इंटरनेशनल बाजार में लगातार महँगे होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि एक डिमांड की हाइक की वजह से इन कंपनीज़ को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ओवरऑल वेट एंड वॉच की स्थिति। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स के सीजन में एक और रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है क्वार्टरली रिजल्ट्स की। हम देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, और जैसा कि रिपोर्ट कह रही है 90% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं। 3,551 करोड़ रुपए का अमाउंट प्रॉफिट्स का रहा। डिटेल रिपोर्ट की अगर बात करें दोस्तों तो एक्सेल शीट पर चलते हैं, जहां पर हमने डेटा को प्लॉट कर रखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि रिपोर्ट्स में एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। इंटरेस्ट इनकम्स में दोस्तों हम देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम्स में हमें 10% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिली है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में 92% की बढ़त, बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी हाईलाइट किया गया था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 9.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो दोस्तों 3,240 करोड़ रुपए से बढ़ के 3,548 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट को पहुंचाया है बैंक ने अपने फिलहाल इस क्वार्टर में। लेकिन इन चीज़ों से सिर्फ बात नहीं बनती है। फाइनेंशियल कंपनीज में हमें उनके प्रोविजंस भी देखने होते हैं कि क्या कंपनीज को ये एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में उनके पास लॉसेस आ सकते हैं, उनकी बैड डेब्ट्स हो सकती हैं। तो प्रोविजंस में अगर बढ़त आती है तो कहीं न कहीं नेट प्रॉफिट में कमी आ जाती है। तो हम प्रोविजंस को दोस्तों देख सकते हैं कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में प्रोविजंस 4,000 करोड़ के आसपास थे, जिनको कंपनी ने घटा करके महज़ 1,772 करोड़ रुपए तक ला दिया। यानी कि कंपनी को ये एक्सपेक्टेशन है यूनियन बैंक को कि अब उनके लॉसेस ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि 56% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने अपने जो प्रोविजंस हैं उनको कम कर दिया है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर हम देखें तो 11% से कंपनी के प्रोविजंस कम हो चुके हैं। तो ओवरऑल दोस्तों हमें ग्रीन सेंटिमेंट यहाँ पे हर तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कल मार्केट खुलने के बाद हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फ्राइडे के दिन स्टॉक के प्राइस में हमें 5.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। कहीं न कहीं लगता है मार्केट को इसके अच्छे प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन पहले से ही थी। बात करें इनके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की तो 5 साल में कंपनी सिर्फ 31% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे पाई है, क्योंकि पीएसयू है दोस्तों। हम जानते हैं सरकारी बैंकों की या सरकारी कंपनीज की जो कंडीशंस हैं वो सरकार के फैसले और सरकार के साथ बदलते रहते हैं। तो इसलिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स यहाँ पर किए ही नहीं जाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेडिंग प्लान्स करते हैं छोटी पीरियड के लिए, या मिनिमम भी करते हैं
हैं तो मैक्सिमम भी करते हैं तो 3 से 4 साल के लिए करते हैं। लेकिन 1 साल में अगर हम देखें तो कंपनी ने 85% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। यहाँ पर अगर 1 साल की परफॉर्मेंस को देखा जाए और इस रिजल्ट को देखा जाए तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बात करें दोस्तों इनके फंडामेंटल्स की तो दोस्तों हम फंडामेंटल्स में देख सकते हैं कि कंपनी के मार्केट कैप को 74,000 करोड़ रुपए का है जो कि और साथ ही साथ कंपनी का जो पीई रेशियो है वो मार्केट के पीई रेशियो से कहीं कम है। पीएसयू का नॉर्मली जो पीई रेशियो होता है वो मार्केट के पीई रेशियो से कम ही होता है। इस पे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल अगर बात करें इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स के परफॉर्मेंस की दोस्तों तो पिछले 5 सालों के रेवेन्यूज को हम देख सकते हैं। कंपनी ने अच्छे रेवेन्यूज जनरेट किए हैं। 5 सालों में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिली है। कोविड के 1 साल को अगर छोड़ दें तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें इसके रेवेन्यूज में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की दोस्तों तो प्रॉफिट्स में भी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है जो कि लॉसेस से रिकवर होकर अब प्रॉफिट्स में आ चुकी है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के मौकों की दोस्तों तो टेक्निकल चार्ट पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि एक हाई लगाने के बाद एक करेक्शन, फिर एक हाई लगाने के बाद और एक करेक्शन के मोड में फिलहाल ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पिछले इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 95 रुपए के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है जहां से अभी पिछले दिन मार्केट में हमें 5% का एक बाउंस बैक देखने को मिला। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बाउंस बैक थोड़ा सा चल रहा है। अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू करता है तो ये 120 रुपए का हाई अपना मार्केट में लगाता हुआ जा सकता है स्टॉक। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट के मौकों की बात करें तो अचानक से पीएसयूज के अच्छे रिजल्ट्स देख करके तुरंत इसमें इन्वेस्ट कर देना कोई अच्छी बुद्धिमानी की बात तो नहीं कही जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर मौकों की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक 77 रुपए के आसपास बनता हुआ दिख रहा है और वीक सपोर्ट की बात करें या इमीडिएट की तो 95 रुपए पर एक स्मॉल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ली जा सकती हैं इन केस ये स्टॉक यहाँ पर करेक्शन के फेज में दोबारा आता है तो। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि मंडे के दिन ये स्टॉक हमें इस 95 रुपए के लेवल पे मिल जाएगा। लेकिन बहुत ऊपर खरीदारी अगर किसी ने कर ली तो उनके पास प्रॉफिट बुक करने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इमीडिएट ट्रेड लेना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की भी हो सकता है क्योंकि नए हाईज भी ये स्टॉक बनाता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल या तो वेट एंड वॉच की स्थिति या फिर 95 के लेवल पे मिनिमम भी एक ट्रेड बनाई जा सकती है। फिलहाल ये भी एक एजुकेशनल पर्पज से दी गई जानकारी। दोस्तों किसी भी तरह की ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। ट्रेडिंग भारत के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन शेयर मत कीजिएगा क्योंकि जो जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है अगर आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी फायदेमंद हो गई तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।